Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Lord Alfred Tennyson's work in short. The Lotus Eaters. The Lotus Eaters is Tennyson's poem. It is published in 1832. यह 1832 में पब्लिश हुई है और इसे इंक्लूड किया गया है 1842 वॉल्यूम में इन इट्स रिवाइज्ड फॉर्म। रिवाइज फॉर्म में इसे इंक्लूड किया गया 1842 में। इट इज़ बेस्ड ऑन होमर्स एपिक ओडिसी। ये पोएम बेस्ड है होमर की एपिक है ओडिसी, उस पर बेस्ड है ये द लोटस ईटर्स। इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट एंड एस्केप, एक्टिविटी एंड आइडलनेस। ये पोएम डील करती है। इस पोएम में क्या बताया गया है? लिप्त होना और बचना, इन्वॉल्वमेंट और एस्केप, और एक्टिविटी एंड आइडलनेस, सक्रिय होना और आलस में होना। तो ये चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। यूलिसेस इज़ अ पोएम ऑफ एक्टिविटी। यूलिसेस पोएम एक्टिविटी की पोएम है। इसमें एक्टिवनेस दिखाई जाती है, एक्शन को प्रीफरेंस दी जाती है। जबकि जो लोटस ईटर्स होती है पोएम, ये इज़ अ पोएम ऑफ इनएक्टिविटी। इसमें इनएक्टिविटी दिखाया जाता है, इनएक्शन दिखाया जाता है। इसमें पोएट काम नहीं करना चाहते, तो उसमें आलस में भरे रहना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, इनएक्टिविटी में दिखाया गया है। और इट इज़ अ लिरिकल मोनोलॉग विच कन्वेज द लैंग्यूरस मूड ऑफ द सेलर कंपेनियन ऑफ यूलिसिस। यूलिसिस के कुछ नाविक साथी हैं, वो लैंग्यूरस मूड से भरे हुए हैं, मतलब बिल्कुल थके हुए, निरुत्साहित से, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हैं। तो वो हैं इसमें। इसको मतलब ये मोनोलॉग, ये लिरिकल मोनोलॉग है और ये कन्वे करता है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि यूलिसिस के सेलर कंपेनियन है, नाविक साथी हैं उसके, उनके लैंग्यूरस मूड को दिखाया जाता है। इट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स सैनिक डेस्क्रिप्शन, इट्स पिक्टोरियल क्वालिटी एंड इट्स म्यूजिकल क्वालिटी। इसमें पिक्टोरियल क्वालिटी है, माइंड में इसको पढ़ करके इमेज बन जाती है। और यूलिसेस कंपेनियंस हैव अ डिज़ायर। यूलिसिस में यूलिसिस की जो कंपेनियंस है, उसके जो साथी हैं, उनमें डिज़ायर होती है टू सेटल इन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स के द्वीप, लैंड पर, भूमि पर वो सेट होना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये है यूलिसिस के कंपेनियंस की कि वो कहाँ पर रहें? लोटस ईटर्स के लैंड पर ही रहें। दे वॉन्ट टू अवॉइड द लाइफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो चाहते हैं कि वो उत्तरदायित्वों के जीवन को अवॉइड करें। वो कोई मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते। द पोएम इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रिप स्पेन विद हिज फ्रेंड ऑर्थर हेलम। ये पोएम पोएट ने इंस्पायर होकर के लिखी है ऑर्थर हेलम से। तो ऑर्थर हेलम कौन थे? ये टेनिसन के फ्रेंड थे और ये स्पेन में इन्होंने ट्रिप करी थी, तब वो इंस्पायर होकर के उन्होंने ये पोएम लिखी थी, द लोटस ईटर्स। द पोएट प्रेजेंट द एंटीथेसिस बिटवीन लाइफ, आर्ट एंड लाइफ। आर्ट और लाइफ के बीच पोएट एंटीथेसिस को प्रस्तुत करते हैं। एंटीथेसिस मीन्स होता है अपोजिट विचार प्रस्तुत करना। तो अपोजिट दिखाया जाएगा एंटीथेसिस में, जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, कि गलती करना मनुष्य का गुण है, स्वाभाविक है। एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, और क्षमा करना क्या है? टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्षमा करना देवताओं का गुण है, दैवीय है। तो यहाँ एंटीथेसिस है कि गलती करना मनुष्य का गुण है और क्षमा करना देवताओं का।
तो यहाँ पे एंटीथेसिस दिखाई गई है, यूलिसिस। नेक्स्ट पोएम है यूलिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, हो सके तो इस पोएम को कंप्लीट पोएम पूरी पढ़ लेना। ये यूलिसिस की ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस तरीके का ये मोनोलॉग है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, बेस्ड है दांते के इन्फर्नो से। किस पे बेस्ड है? दांते ने वर्ग लिखा है, इन्फर्नो उस पर बेस्ड है। और कैंटो है 26, कैंटो है 26 पर बेस्ड है ये। इट इज़ रिटन इन 1833, 1833 में ये पोएम लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1842 में। इट रिफ्लेक्ट्स अ पेशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। इसमें क्या दिखाया गया है कि कवि की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ज्ञान को प्राप्त करने की और साहसिक कार्य को करने की। यूलिसिस डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम। वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। यूलिसिस ही डज नॉट वांट टू सिट आइडली एट होम। वह घर पर फुर्सत से बैठना चाहता है, आइडियल होकर के। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वह अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। He feels that he has wasted time with his aged wife Penelope and the uncivilized people of Ithaca. अब उसे महसूस होता है, जो यूलिसिस है उसे महसूस होता है कि उसने अपना समय है ना अपनी एजिड वाइफ, जो कि काफ़ी उम्र की हो गई है, उस वाइफ के साथ उसने पेनीलोप, उसकी वाइफ का नाम है पेनीलोप, तो अपनी एजिड वाइफ पेनीलोप के साथ समय वेस्ट कर दिया है। और जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं इथाका के, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, असभ्य लोगों के साथ जो इथाका के, उनके साथ अपना समय वेस्ट कर दिया है। ही गिव्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इथाका टू हिज सन टेलीमैकस हु इज फिट फॉर रूलिंग ओवर द सैवेज पीपल। अब ये बता रहे हैं कि ही गिव्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वही ये सारी जिम्मेदारी ना अपने बेटे टेलीमैकस को देना चाहता है, दे देता है उसे, जो कि बहुत ज़्यादा फिट है, असभ्य है। सैवेज मतलब होता है असभ्य, असभ्य लोगों को पर शासन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फिट है, इनका बेटा टेलीमैकस। तो यूलिसिस की पत्नी का नाम है पेनीलोप और इनके बेटे का नाम है टेलीमैकस। फेडअप हो गए हैं बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ से और असभ्य लोगों से इथाका के, तो वो चाहते हैं कि वही अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, इनका बेटा टेलीमैकस। ही लिव्स होम विद हिज कंपेनियन टू गो ऑन अ मिस्ट्री वॉइस। वह घर, ही लिव्स होम, वह अपने घर को छोड़ देते हैं और एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी समुद्री यात्रा पर अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। ही बिलीव्स दैट ओल्ड एज इज़ नॉट एन एज ऑफ रेस्ट। वो ये विश्वास करते हैं कि जो ओल्ड एज होती है ना वो रेस्ट की एज नहीं होती। ऑनर कैन बी अर्नड, सम्मान तो कमाया जा सकता है, सम्मान को तो प्राप्त किया जा सकता है हार्ड लेबर के द्वारा। ओल्ड एज में भी, इवन इन द ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी साहस को अर्न किया जा सकता है। ही मोटिवेट्स हिज कंपेनियन टू डू सम नोबल डीड्स बिफोर डेथ। वह अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करता है कि मृत्यु से पहले है ना तुम भी है ना कुछ नोबल डीड्स कर लो, कुछ नेक कार्य कर लो। अब कह रहा अपने फ्रेंड्स को, कम फ्रेंड, इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, नो डाउट टाइम एंड फेट हैव मेड दैम फिजिकली वीक। कि आओ मित्रों, अभी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है नए संसार को खोजने के लिए, तो नए संसार को खोजने में भी बहुत देरी नहीं हुई है। निसंदेह टाइम एंड फेट हैव मेड देम फिजिकली वीक, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय और भाग्य ने उन्हें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना दिया गया, क्योंकि वो उनकी एज हो गई है। दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल विद अनसप्रेसिबल डिज़ायर टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। वे मतलब उनके अंदर है ना स्ट्रगल है, कभी ना ख़त्म होने वाला स्ट्रगल है, संघर्ष है, जो कि विद अनसप्रेसिबल डिज़ायर, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली इच्छा उसके साथ मतलब रहती है स्ट्रगल में। स्ट्रगल जो कि कभी ख़त्म नहीं होता और उसे दबाया नहीं जा सकता, उस इच्छा को, अनसप्रेसेबल है। और देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूलिसिस की, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। संघर्ष करो, सीख करो, ढूंढो, पाओ और कभी हार मत मानो। द पोएट शोज दैट द हीरोइक टेम्परामेंट ऑफ यूलिसिस एंड हिज कंपेनियन। पोएम है ना, ये हीरो के स्वभाव को, यूलिसिस का जो हीरोइक टेम्परामेंट है उसे दर्शाती है, और उसके साथियों का जो टेम्परामेंट है, हीरोइक टेम्परामेंट, उसको दर्शाती है।
नेक्स्ट पोएम है, इम्पोर्टेंट पोएम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये एक टेनिसन की लिरिक पोएम है, जो कि ये किस पर लिखी गई थी? ओकेजन बाय द डेथ ऑफ ऑर्थर हेलम इन 1833। 1833 में ऑर्थर हेलम की डेथ पर लिखी गई थी। इट इज़ कंपोज प्रोबेबली इन 1834। ये 1834 में संभवतः लिखी गई थी और पब्लिश हुई है 1842 में। इसमें है ना पोएट का दुख व्यक्त किया जाता है। द पोएट यूजेस सिम्बल्स टू कन्वे हिज सेंस ऑफ ग्रीफ। पोएट इसमें है ना अपने दुख को व्यक्त करता है। द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स ऑफ द सी अगेंस्ट द स्टोन इज ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट। पत्थरों के अगेंस्ट, समुद्र की लहरें, समुद्र की जो लहरें पत्थरों के अगेंस्ट, समुद्र की जो ये लहरें हैं उनका टूटना, पत्थरों के अगेंस्ट पोएट का हृदय का टूटना है। ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग वुड कुड अटर। अटर मीन्स होता है कहना। दिस इज़ अ वर्ब, अटर, कहना। ओ सी, अरे समुद्र, काश के मैं कह पाता, मतलब मेरी जुबान कह पाती, मीन्स मैं कह पाता। द थॉट्स दैट राइज इन मी, जो विचार मेरे अंदर उठ रहे हैं, क्या काश के मैं उन्हें व्यक्त कर पाता। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। अब वो जो शानदार दिन हैं, जो हमारे पहले दिन अच्छे रहे हैं, वो डेड हो गए हैं, जो कि अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कहने का मीन्स है जो उसने समय बिताया था ऑर्थर हेनरी हेलम के साथ, बड़ा अच्छा समय बीता था और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। जो समय बीत गया वो बीत गया। नेक्स्ट, क्रॉसिंग द बार। ये टेनिसन की शॉर्ट लिरिक है और ये पब्लिश हुई है 1889 में। ही क्रॉसेस द रिवर सोलेंट। अब पोएट यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिवर है सोलेंट, उसको क्रॉस करते हैं। ऑन हिज वे, कहाँ से क्रॉस करते हैं? एल्डवर्थ से फेरिंग फोर्ट तक। फ्रॉम एल्डवर्थ टू फेरिंग फोर्ट। ही रिमार्क्स, वह टिप्पणी करते हैं कि ही इज़ क्रॉसिंग द बार्क, कि वे बार को क्रॉस कर रहे हैं। दिस बिकम्स द मेटाफर। ये मेटाफर बन जाता है। मेटाफर मीन्स होता है जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है और तुलना प्रकट करने वाले शब्द ना दिए होते हैं। ही कन्वेज द आइडिया ऑफ इज गोइंग फ्रॉम दिस लाइफ टू द नेक्स्ट लाइफ। इसमें है ना कवि किन विचारों को बताता है? अपने इन विचारों को बताता है कि मतलब इस जीवन से जो अगला जीवन है, तो उसके बारे में जो भी विचार हैं कवि के, उसके बारे में यहाँ पे बताता है कि द पोएम कम्स टू हिम इन अ मोमेंट। एक क्षण में पोएम उसके पास आई है। इट डील्स विद द थीम ऑफ डेथ। ये पोएम में क्या बताया गया है? डेथ की थीम बताई गई है इसमें, इमोर्टैलिटी, अमरता की, और ईश्वर के बारे में बताया गया है। क्रॉसिंग द बार स्टैंड्स फॉर अ सिंबल ऑफ क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ दिस लाइफ इन ऑर्डर टू एंटर द नेक्स्ट लाइफ। एक्चुअली जो क्रॉसिंग द बार है, ये सिंबल है, ये प्रतीक है क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ दिस लाइफ। इस लाइफ की जो बाउंड्रीज है ना, उसको पार करने का प्रतीक है ये। क्या? क्रॉसिंग द बार इन ऑर्डर टू एंटर द नेक्स्ट लाइफ, ताकि नेक्स्ट लाइफ में एंटर किया जा सके। द पोएम हैज़ 4 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स। इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन हैं। द पोएट हैज़ यूज्ड मोनोसिलेबिक वर्ड्स एंड वोवल साउंड्स। मोनो मीन्स होता है सिंगल, सिलेबिक मतलब मोनोसिलेबल वर्ड्स हैं यहाँ पे और वोवल साउंड है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग मीन्स विलाप करना ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार। कि सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। सूर्य छिप गया है और शाम के समय स्टार भी निकल गए हैं। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, मेरे लिए एक क्लियर कॉल आई है। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार, लेकिन व्हेन आई पुट आउट टू सी, जब मुझे कहाँ सी में रखा जाएगा, जब मैं सी में चला जाऊँगा, तो बार का जो ये मतलब बार का है ना, कोई भी विलाप नहीं होगा, मतलब मेरे लिए कोई भी विलाप नहीं करेगा जब मैं सी में चला जाऊँगा। आई होप टू सी माई पायलट,
मीन्स जब मेरी डेथ हो जाएगी, जब मैं इस भव सागर से, जब मैं, यहाँ पे बाहर से मतलब है जैसे इस संसार से मुक्ति लेना, भव सागर से पार होना। तो ये कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी, तो आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस। तो मैं अपने पायलट को क्या देखूंगा? फेस टू फेस देखूंगा, आमना सामना होगा। व्हेन आई क्रॉस द बार, जब मेरी भव सागर से मुक्ति हो जाएगी, इस भव सागर से, इन संसार से मेरी जब मुक्ति मुझे मिल जाएगी, तो मैं अपने पायलट को फेस टू फेस देखूंगा। नेक्स्ट पोयम है सर गैलहेड। सर गैलाहेड इज टेनिसन्स लिरिक। ये टेनिसन की लिरिक है और ये लिखी गई है ये पब्लिश हुई है 1842। और देखो शायद इससे पहले वाली पोएम भी 1842 में ही पब्लिश हुई थी। सॉरी, यहाँ पे ये ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये 1842 में पब्लिश हुई है। और यूलिसिस भी किसके लिए लिखी गई है? हेनरी के लिए है, ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए, और 1842 में पब्लिश हुई है। ब्रेक ब्रेक भी 1842 में पब्लिश हुई है और लिखी गई है ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए। अब यहाँ पे ये जो सर गैलाहेड हैं, ये भी एक लिरिक है और ये पब्लिश हुई है 1842। तो यूलिसिस, सर गैलाहेड और ब्रेक ब्रेक, ये 1842 में ही तीनों पोयम पब्लिश हुई हैं। ये शॉर्टर पोयम है, बहुत अधिक छोटी पोयम है, जो कि बेस्ड है ऑर्थरियन लेजेंड पर, ऑर्थर की लेजेंड पर, पौराणिक कथाओं पर बेस्ड है। ये रिलेट करती है एपिसोड ऑफ द क्वेस्ट ऑफ द होली ग्रेल, होली ग्रेल की जो प्यास है, प्यास का जो एपिसोड है उससे रिलेट करती है। पोइट स्केचेस द कैरेक्टर ऑफ सर गैलाहेड। पोइट है ना, चित्रण करता है सर गैलाहेड का, सर गैलाहेड के कैरेक्टर का। वह दिखाता है कि सर गैलाहेड की नोबिलिटी को, सर गैलाहेड की जो नेक दिल है वो, उसको दिखाता है, प्योरिटी, पवित्रता को, विश्वास को और साहस को। सर गैलाहेड इज़ द सन ऑफ सर लॉन्सलॉट। सर गैलाहेड ये बेटे हैं सर लॉन्सलॉट के। ठीक है, जो यहाँ पे अभी लेडी ऑफ शैलोट जिसे देखती है लैंसलॉट, वहाँ भी लैंसलॉट जो एक करेक्टर था उसे ही देखती है वो, तब उस पर श्राप गिरने लगा था, तो श्राप जो तब फलीभूत होने लगा था, उसकी डेथ हो जाती है लेडी ऑफ शैलोट की। और शैलोट क्या था? आइलैंड। अब यहाँ ये जो यहाँ भी ये कैरेक्टर है सर लैंसलॉट, तो सर लैंसलॉट के बेटे हैं कौन? मिस सर गैलाहेड। द होली ग्रेल इज़ द लेजेंडरी कप। जो होली ग्रेल है ना, एक पौराणिक कप है ये, जिसे यूज़ किया जाता था क्राइस्ट के द्वारा। एट द लास्ट सपर, जब वो शाम के समय जब भोजन करते थे, लास्ट सपर करते थे, तो लास्ट सपर के द्वारा, जब लास्ट सपर उन्होंने किया तो क्राइस्ट के द्वारा ये यूज़ किया गया था, ये लेजेंडरी कप। तो होली ग्रेल क्या है? ये होली ग्रेल इज़ द लेजेंडरी कप। 3 नाइट्स इसमें दिखाए हैं, गैलाहेड, परसीवल एंड बोर्स। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि गैलाहेड जो कि पोयम का ही नाम है, गैलाहेड, परसीवल एंड बोर्स, इसमें ये 3 योद्धा दिखाए गए हैं। टू द कैसल ऑफ कार्बोनेक, कार्बोनेक के महल में। दे सी क्राइस्ट इन अ विज़न, वो एक विज़न में क्या देखते हैं? क्राइस्ट को देखते हैं। एंड टेक द ग्रेल फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों से वो क्या ले लेते हैं? ग्रेल फॉर्म ले लेते हैं। एंड टेक द ग्रेल फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से क्या ले लेते हैं? ग्रेल फॉर्म। दे कैरी दिस कप टू सारास, ये इस कप को कहाँ ले जाते हैं? सारास में। वैन सर गैलाहेड डाइज, जब सर गैलाहेड मर जाता है, तो ग्रेल है ना, उसे लाया जाता है हेवन में, स्वर्ग में। आफ्टर दैट इट इज़ नेवर सीन ऑन दिस अर्थ, इसके बाद वो कभी दिखाई नहीं देती। इट इज़ मतलब ये कभी दिखाई नहीं दिया गया उसके बाद। दिस पोएम हैज़ एन एम्फेसिस ऑन द वर्च्यू ऑफ सेलिबेसी, इसमें सेलिबेसी दिखाया गया, सेलिबेसी के गुणों को, जो अनमैरिड है उसके गुणों को दिखाया गया, वर्जिनिटी को, प्योरिटी एंड डिवोशन को। सेलिबेसी मतलब अनमैरिड। O just and faithful knight of God, ride on. The prize is near, so pass I hostel, hall, and garage. Sorry, grange by bridge and ford, by park and pale, all armed I ride. Whatever betide until I find the holy grail. एक बार और देख लेते हैं लाइन। O just and faithful knight of God,
राइड ऑन द प्राइज इज़ नियर, प्राइस तो बिल्कुल पास ही है। सो पास आई हॉस्टल, मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, हॉस्टल से, होल से एंड ग्रेन से बाय ब्रिज, जो कि ब्रिज के पास है, फोर्ड के, बाय पार्क, पार्क के पास, एंड पेल ऑल आर्म्ड आई राइड। और मेरी भुजा कैसी होगी, पेल हो गई है, बिल्कुल पीली पड़ गई है। वॉट एवर बिटाइड अंटिल आई फाइंड द होली ग्रेल, और मैं कब तक इधर उधर घूमता रहूँगा जब तक कि मुझे होली ग्रेल नहीं मिल जाता। टिथोनस इज टेनिसन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग, टिथोनस है ना टेनिसन का ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, और इट इज़ कम्पोज इन 1833, 1833 में ही लिखी गई है ज़्यादातर पोएम इनकी। तो टिथोनस भी इसमें लिखी गई है और 1860 तक ये पब्लिश नहीं हुई थी। और देयर इज़ अ गैप ऑफ 27 ईयर्स, 27 साल का गैप हो गया था। टिथोनस इज़ द सन ऑफ लेडोमन ऑफ ट्रॉय, टिथोनस ट्रॉय के लेडोमन का बेटा है। हिज मदर इज स्ट्रीमो, इनकी मदर जो है वो स्ट्रीमो है। प्राइम इज हिज ब्रदर, प्राइम इनका भाई है। टिथोनस इज लव्ड बाय अरोरा ईओस, टिथोनस को प्रेम किया जाता है अरोरा ईओस के द्वारा। अरोरा ईओस उससे प्रेम करती, किससे, टिथोनस से। अरोरा रिक्वेस्ट जीएस, अरोरा ना जीएस से रिक्वेस्ट करती है वो टिथोनस को क्या बना दे, अमर बना दे। शी फॉरगेट्स टू आस्क फॉर द इटर्नल यूथ फॉर टिथोनस, लेकिन वो ये तो जीएस से कह ही नहीं पाती, भूल जाती है इसके बारे में कि उसे जवान भी बनाए रखना, अमरता का वरदान तो वो ले लेती है। शी फॉरगेट्स टू आस्क फॉर द इटर्नल यूथ फॉर टिथोनस, वह टिथोनस के लिए जो शाश्वत जवानी है उसको, शाश्वत जवानी के लिए कहना भूल जाती है। टिथोनस बिकम्स ओल्ड, अब टिथोनस अमर तो है लेकिन वो बूढ़ा हो गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। हिज स्ट्रेंथ इज लॉस्ट, उसकी शक्ति तो ख़त्म हो गई। ही सीम्स टू बी अ मेयर अ वॉइस, सिर्फ एक आवाज़ बनकर रह गया है। अब ईओस लीव्स हिम, क्योंकि वो तो उसकी सुंदरता के कारण उसे चाह रही थी, ईओस उसे छोड़ देती है। इमोर्टेलिटी बिकम्स कर्स फॉर टिथोनस, अब जो अमरता है वो टिथोनस के लिए एक अभिशाप बन जाती है कि बूढ़ा तो हो गया, उसे मृत्यु आएगी नहीं क्योंकि वो अमर है। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द पोएम इज नेम्ड एज टिथोनस, जो ओरिजिनल वर्जन है ना पोएम का, ये टिथोनस के नाम पर रखा गया है। इन द पोएम टिथोनस आस्क ईओस टू गिव हिम इमोर्टेलिटी विच शी ग्रांट विद अ स्माइल, पोएम में टिथोनस ईओस से उसके लिए अमरता लेने के लिए कहता है कि उसे अमर बनवा दे। विच शी ग्रांट्स विद अ स्माइल, जिसे वो स्माइल के द्वारा एक्सेप्ट करती है। बट ही फॉरगेट्स टू आस्क फॉर यूथ, लेकिन उसके लिए वो जवानी मांगना भूल जाती है, यूथ को मांगना भूल जाती है। द पोएम प्रजेंट द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड एज, ये पोएम ये कंट्रास्ट को प्रेजेंट करती है, विरोधाभास को, जवानी और एज के बीच। टिथोनस एंड द स्वान आर द सिंबल ऑफ ओल्ड एज, टिथोनस और जो स्वान है ना, हंस, ये ओल्ड एज के प्रतीक हैं, जबकि जो डेथ है और डेथ वाइल ईओस, डेथ और जो ईओस है वो सिंबल है यूथ और लव के। इमोर्टेलिटी विदाउट यूथ इज़ यूजलेस, अमरता है ना बिना जवानी के तो बेकार ही है। द पोएम इज़ नोन फॉर द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, पोएम बहुत ज़्यादा जानी जाती है अपनी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के कारण, क्योंकि इसको पढ़ने पर, पोएम को पढ़ने पर ही तुरंत पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, तो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के कारण वो जानी जाती है। वन शुड फॉलो द नेचुरल लॉज, हर एक व्यक्ति को प्राकृतिक कानूनों का पालन करना चाहिए। द नेचुरल जो साइकिल है वो शुड नॉट बी डिस्टर्ब, जो प्राकृतिक की प्रक्रिया चल रही है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अ डिज़ायर टू बी इमोर्टल लीड्स टू ट्रबल, यदि हमारी एक हमारी जो इच्छा होती है यदि अमर होने की, तो ये ट्रबल पैदा कर सकती है, परेशानी पैदा कर देगी। डेथ इज़ अ फैक्ट, मृत्यु तो तथ्य है, सच्चाई है। द पोएम प्रेजेंट्स द मैच्योर व्यू ऑफ टेनिसन ऑन लाइफ, पोएम है ना ये लाइफ पर टेनिसन के मैच्योर विचारों को प्रस्तुत करती है। इट इज़ फिलोसफिकली एंड आर्टिस्टिकली साउंड एंड सेटिस्फाइंग, इसमें फिलोसफिकली और आर्टिस्टिकली साउंड दिखाई गई है और सेटिस्फाइंग है ये। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान, कई गर्मियों के बाद स्वान मर जाता है। मैन ओनली क्रूल इमोर्टेलिटी कंज्यूम्स,
सिर्फ एक मनुष्य ही है जो कि केवल निर्दयी है और अमरता को कंज्यूम करता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। टेक बैक दाई लाइफ, सॉरी टेक बैक दाई गिफ्ट, और अपना गिफ्ट मुझे वापस लेने दो। सॉरी, टेक बैक दाई गिफ्ट, अपना गिफ्ट वापस ले लो। मुझे जाने दो और अपना गिफ्ट वापस ले लो। वाई शुड अ मैन डिज़ायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, कि मनुष्य किसी भी तरीके से इच्छा, मतलब उसकी इच्छा क्यों होती है। टू वरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन, मनुष्य की जो दयालु प्रजाति है उससे भिन्न होने की उसकी इच्छा क्यों है। द गोड्स दैमसेल्फ कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, ईश्वर तो स्वयं अपने गिफ्ट्स को ले ही नहीं ले सकता। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टिथोनस। तो आज हमारी ये कंप्लीट हो गया लेक्चर। ये इतने ही वर्क हैं, इसमें और भी हैं वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट तो यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।